अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि मेरी अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रीसेट मोड जो होता है ना 2019 का, वो नहीं हुआ और उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप कुछ चीज़ों को चेंज करें। तो कल सबसे पहले मैंने शो ख़त्म करने के बाद ही काम किया कि मैं गई और मैंने हेयर कट कराया। वैसे ही आप बड़ा हल्का फुल्का फील करते हैं जब आपके यू चेंज योर स्टाइल और यू गेट अ हेयर कट। हाईली रिकमेंडेड। मैंने वैसे भी सोशल मीडिया पे देखा कि बहुत सारे लोगों ने नया साल नया मैं वाले अपनी पोस्ट लगाई हुई थी कि मैंने अपने आप को पूरा चेंज करने की कोशिश की है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई हम अपने अंदर कोई तब्दीली ला सकते हैं? क्योंकि देखें, अच्छी अच्छी बातें तो हम सारे लोग करते हैं और हमें अच्छी बातें बचपन से बताई भी जाती हैं कि आप झूठ ना बोलें, दूसरों का ख्याल करें, प्लीज़ बोलें, थैंक यू बोलें, हमेशा सच का साथ दें। लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द माशरे में देखते हैं तो ना सिर्फ हमें बुराई नज़र आती है, लेकिन सच और झूठ की ये जंग, सही और गलत की ये जंग, सफ़ेद और काले की ये जंग, ये इसी तरह चलती रहती है। यानी अक्सर आप देखें हमारे इर्द गिर्द हमें ऐसे लोग नज़र आएंगे जो फ्लॉन्ट करते हैं अपनी दौलत को, और आप एक सेकंड के लिए सोचें कि यार इनका अगर मैं ज़रिया आमदन देखूं तो ईमानदारी से तो इतने पैसे नहीं बनाए जा रहे, लेकिन इनका लाइफस्टाइल वाओ, यानी उसको देख के मैं इम्प्रेस भी हो रही हूँ और कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये ख्वाहिश भी जाग रही है कि यार ज़िंदगी हो तो ऐसी हो कि इंसान बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहा है, साल में 4-4 ट्रिप्स ले रहा है, बेहतरीन ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है। तो हम मरऊब भी होते हैं इन चीज़ों से, लेकिन हमें ये फ़र्क नहीं पड़ रहा आजकल कि वो ज़रिया आमदनी जिसकी वजह से ये कभी ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिशात हमारी चलती चली जा रही हैं, इनको किस तरह हम उसको एक मोरालिटी का कोई कंपस भी है हमारे पास या नहीं? क्या हम सही और गलत का फ़र्क बिल्कुल भूल चुके हैं? मुझे याद है कि अभी हाल ही में व्हेन आई वाज इन मदीना तो हम ज़ियारतों पे गए, तो वहाँ पे पहाड़, ओहद का पहाड़, बिकॉज़ वहाँ पे ग़ज़वा ओहद भी हुई थी, हम उसको देखने के लिए गए। तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने शेयर किया मुझसे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि ओहद का पहाड़ आप देखें, इतना अगर किसी इंसान के पास सोना हो तो उसकी ख्वाहिश होगी कि इतना ही उसके पास और आ जाए, या ऐसे 4 या 5 पहाड़ उसके पास हों। एंड व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट दैट, और एक लम्हे के लिए आप उस पहाड़ी सिलसिले को देखें तो आप कहें कि यार वाकई इंसान की जो ख्वाहिश है, जो लालच है, जो हवस है, उसका शायद कोई एंड नहीं है। तो बचपन में तो हमें बड़े बूढ़े जो कहावतें सुनाते हैं उसमें कहा जाता था कि अपनी चादर को देख के पैर फैलाइए, लेकिन फिर मसला ये है कि आप ज़िंदगी में बड़े भी होते हैं, आपका कद बड़ा होता है और चादर ऐसा लग रहा है कि आजकल सुकड़ती चली जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में इंसान क्या करे? क्योंकि आपकी तनख्वाह बढ़ती नहीं है, कहीं कुछ इदारों में तो मिलती भी नहीं है, तो आप फिर उसके बाद करें क्या? आपकी जो ज़रूरियात हैं, क्या आप उसके लिए जस्टिफाइड है कि गलत मीन से, गलत तरीके से, रिश्वतखोरी से आप वो ख्वाहिशों को, उन नीड्स को पूरा करें? ऐसी सूरत हाल में हमारा कंपस क्या होगा? यानी एक तो है कि ओवर द टॉप लिविंग, और दूसरी तरफ आपको वो इंसान नज़र आ रहा है जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए, नीड्स के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी। हम अक्सर एक इमेज बना लेते हैं अपने जहन में कि भाई ये जो ट्रैफिक पुलिस है वो बहुत करप्ट है, वो आपका चालान नहीं करती बल्कि उनसे ले दे के कोई मामला सेटल कर लिया जाता है। लेकिन असल बात यह है कि क्या कभी आपने उसकी ज़िंदगी में झांक कर देखा है कि उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, उसमें कितनी कड़वाहट है या कितनी मिठास है? उसके भी बच्चे हैं, उसका भी किचन है, उसके भी अखराजात हैं, और क्या, यानी मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रही कि उनका ये एक्ट, उनका लेन देन का ये मामला सही है, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि जब आप एक ऐसा माशरा बनते चले जा रहे हैं जहाँ पे इज़्ज़त सिर्फ उसकी है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जिसका लाइफस्टाइल बहुत ज़बरदस्त है और जिसका असर व रसूख है, तो फिर हम बेचारे उस शख्स को क्या बोलें जो अपने तई छोटी मोटी रिश्वत करके या छोटा मोटा गलत काम करके अपने आप को भी स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर उन लोगों की तो बात करते हैं जिन्होंने बड़े बड़े घपले किए हैं, और एक आम तासुर ये भी है कि जितनी बड़ी चोरी है, जितना बड़ा घपला होता है, आपका शायद निकलने का रास्ता भी उतना ही आसान होता है, बिकॉज आपके साथ बहुत सारे दोस्त मिले हुए होते हैं, आपके एक कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बने हुए हैं। लेकिन बेचारा जो छोटा चोर है उसकी कहीं सुनवाई नहीं है, वो मारा जाता है। और यही वजह है कि ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे जो माशरे में ये वबा है एक तरह से करप्शन की, फ्रॉड की, दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की। जैसे शहजाद रॉय के एक गाने में है कि हमारे मुल्क में शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला।
तो ये जो मौका हम पाते ही एकदम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, जिसको कभी हम स्ट्रीट स्मार्ट का नाम लेते हैं, किसी को हम कहते हैं कि ये बड़ा बिजनेस माइंडेड है, किसी को कहते हैं कि ये बड़ा चालाक है। ये सही है या गलत है? मौके को देखकर चौका लगाना, या मिसाल के तौर पे अगर आप कुछ दुकानों के बारे में मशहूर है कि चाहे वो सब्ज़ी फरोश की दुकान हो या किसी और की मकान हो, वो छोटा मोटा चूना आपको लगा ही जाते हैं। इसकी वजह क्या है? कहाँ पे हमसे लोग कहते हैं कि जी तालीम की कमी है। तालीम तो आपको शायद हुरूफ तहज्जी सिखाती है, लिखना पढ़ना सिखाती है, लेकिन ये कहाँ हमारी तरबियत में या हमारे माशरे में एक फ़ॉल्ट आया, ये हम आज ज़रूर बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा 2019 में अगर आप छोटा सा कोई तहैया भी कर लें तो वो आपके लिए बड़ा कारआमद साबित हो सकता है। जैसे मैं रेजोल्यूशंस की बात करी थी, आज हमारे साथ रेजोल्यूशन एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन एक बड़ा कॉमन रेजोल्यूशन मैंने देखा, बल्कि एक्चुअली वो मुझे थोड़ा यूनिक लगा क्योंकि इसमें एक तरह से एक कन्फेशन भी था। वो रेजोल्यूशन ये था कि मैं इस साल 2019 में इस आदत को पुख्ता करना चाहती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी। अब आप में से और हम में से हर इंसान ये क्लेम करता है कि जी हम बड़े सच्चे, बड़े ईमानदार, बड़े ऑनेस्ट हैं, लेकिन अगर वाकई हम थोड़ा माइक्रोस्कोप के अंदर जाएं तो हम में से हर शख्स छोटा मोटा झूठ बोल रहा है। अगर आप लेट हो रहे होते हैं तो आप एकदम से मिसाल दे देते हैं कि नहीं जी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, हालांकि आप उस वक्त घर से निकल रहे होते हैं। या फिर आप उसको वाइट लाइज कहते हैं, यानी सफ़ेद झूठ है, छोटा मोटा है, इससे दूसरे की दिल आज़ारी ना हो इसलिए हम कह रहे हैं। किसी ने आपसे पूछा कि ये काम क्यों नहीं हुआ, तो आप 100 हीले बहाने बनाते हैं और उसमें आधे सच्चे आधे झूठे होते हैं। तो मुझे लगता है अगर आप भी इस तरह का कोई चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ख़ुसूसन ये सच झूठ वाला मामला, तो मेरे पास आपके लिए उसके लिए कुछ टिप्स हैं। नंबर 1 आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ी जहन में लेके आएँ कि क्योंकि हम आदतन भी करते हैं, हमें इसमें कोई आर अब महसूस नहीं होता, कोई झिझक महसूस नहीं होती। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो अपने आप को थोड़ा सा चेक करना है कि अगर मैंने यहाँ पे सच बोल दिया तो क्या होगा, यानी मेरा खौफ क्या है। क्या मुझे लगता है कि मैं शर्मिंदा हो जाऊँगी, मैंने ये काम वक्त पे नहीं किया। देन अगेन आप एक इंसान है, आपसे कई दफ़ा आप एक मशीन की तरह नहीं काम कर सकते, देर सवेर हो जाती है, तो आप असल बात कीजिए। फिर सेकेंडली जब आप अपने आप को करेक्ट करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान होती चली जा रही है। सच बोलें, मामलात को अवॉइड ना करें। और तीसरी सबसे बड़ी टिप, आप ये मेरे ख्याल में कुछ लोग कहेंगे कि बड़ी दीनी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन इसमें खुदाए खौफी का भी अंसर है। अगर आप सच बोलेंगे तो आप यकीन कीजिए कि आपसे भी लोग सच बोलने से कतराएंगे नहीं, और आपके पास जो फीडबैक आनी शुरू होगी, जो ज़िंदगी में आपको चीज़ें पता चलनी शुरू होंगी, वो आपका पूरा का पूरा जाविया, पूरा पर्सपेक्टिव बदल देगी। सो सीक द ट्रूथ, जिस तरह हम कहते हैं कि सच की तलाश में रहें, सच बोलें और सच को बढ़ावा दें। अब जी आ जाते हैं एक और चीज़ की तरफ। मिठास ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है, और अक्सर लोग जो मीठे को अवॉइड कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी इस साल सिद्रा 2019 में मेरा एम ये है कि मैंने वज़न कम करना है, तो उनके लिए हो सकता है सेगमेंट थोड़ा सा तकलीफ़ दे हो। लेकिन हमारे कुछ वसाइल और कुछ सोर्सेज ये कहती हैं कि पाकिस्तान का जो नेशनल स्वीट है, पहले ये हमने एज अ मजाक के तौर पे ये बात शुरू की थी कि मुझे लगता था कि पाकिस्तान में जितने कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, शायद सबसे सस्ता मीठा बड़े से बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में उनको गुलाब जामुन मिलते हैं। इसलिए मुझे लगता था कि हर कॉर्पोरेट इवेंट में मीठे के तौर पे आप देखिए बहुत सारे शीरे में लबलबाते हुए गुलाब जामुन रखे होते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अभी एक हाल ही में रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की नेशनल स्वीट, यानी जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मिठाई है, वो हैं जी गुलाब जामुन। और बहुत सारे लोगों ने घर में भी अटैम्प्ट किए होंगे। आपको क्विक मिक्स रेसिपीज़ भी इसकी मिलती हैं, और लोगों ने कहा कि जब कुछ अगर आप इसका सुनहरी सा जो रंग होता है वो ज़्यादा डार्क हो जाता है, वो वाली अब तो वैरायटी भी अवेलेबल होने लगी, और उसको भी नाम दे दिया। जो कि शुरू में मुझे लगता था कि इसको ज़्यादा थोड़ा फ्राई कर दिया तो ये एक्चुअली जल गए हैं, लेकिन अब इनको भी बेचना है तो इनका नाम फ़र्क कर दिया गया है। तो आज हमारी ये जो नेशनल स्वीट है, इसके बारे में हमारे पास एक पैकेज मौजूद है, आइए पहले वो देखते हैं। पाकिस्तान में होने वाला मिठाइयों का दंगल, गुलाब जामुन ने जीत लिया। ये मुकाबला जीतकर गुलाब जामुन पाकिस्तान की कौमी मिठाई करार पाई। हुकूमत पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट पर पसंदीदा मिठाई का एक सर्वे हुआ। इस सर्वे में सवाल किया गया कि पाकिस्तान की कौमी मिठाई कौन सी है, जिस पर 47% अवाम ने गुलाब जामुन को कौमी मिठाई कहा। जलेबी 34% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि बर्फी को सिर्फ 19% वोट मिले। यूँ मीठे का ये इलेक्शन गुलाब जामुन जीत गयी। इस पोल से आपके मुँह में पानी तो आ गया होगा, तो जाएं और ले आएं कौमी मिठाई।
मैं ये जानना चाहती हूँ कि गुलाब जामुन का नाम गुलाब जामुन किसने रखा, क्योंकि ना इसमें गुलाब होता है ना इसका जामुन से कोई ताल्लुक़ होता है, पता नहीं इसका नाम क्यों है। लेकिन मुझे लगा था कि ये शायद कोई बहुत और बड़ा सर्वे हुआ होगा, ये तो छोटा सा पोल था। लेकिन भाई कुछ लोगों को जलेबी भी बहुत पसंद है। देखने की बात यह है कि मीठा आप बेशक कम खाएं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में मिठास होनी चाहिए। और हमारा तो मेरे ख्याल में मेहमान नवाजी का या एक ख़ास जो रिवाज है वो यही है कि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते, कुछ मीठा या मिठाई लेके जाते हैं। अब ये किसी ख़ास मौके तक सिर्फ महदूद बात नहीं है, आम तौर पे भी इसको किया जाता है और मेरे ख्याल में अच्छी घरदारी की निशानी समझा जाता है अगर हम ये बात करें कि आपके घर में जो मीठा बना हुआ है या कुछ ना कुछ आप मेहमानों के सामने रखने के लिए चीज़, एक ट्रॉली हमेशा आपकी तैयार हो। और ख़ुसूसन हम ईद या त्योहारों पे ये देखते हैं कि इसको रखा जाता है तैयार और बड़े ज़ौक़ और शौक़ से इंतज़ार होता है कि जी वो निम्को, सवैयाँ, कबाब उसके ऊपर सेट हो और आए। अच्छा, जब हम घरदारी की बात कर रहे हैं तो आज हम याद किए बगैर नहीं रह सकते ज़ुबैदा आपा को। वैसे तो हमने अज़राहन मज़ाक, क्योंकि उनकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट छाप टेलीविज़न इंडस्ट्री पे रही है और ज़ुबैदा आपा अपने टोटकों की वजह से बहुत मशहूर हुई। मुझे याद है कि मेरे करियर के बिल्कुल शुरुआत में मुझे मौका मिला कि उनके साथ मैंने कई प्रोग्राम्स किए। इनफैक्ट हम एक रमज़ान ट्रांसमिशन में साथ थे एंड बहुत सारे लोग शायद ज़ुबैदा आपा को उनकी वजह शोहरत, ऑफ कोर्स उनके हाथ का जायका, उनकी घरदारी का जो एक ख़ास अंदाज़ था, बहुत सारी रिवायतों की वो अमीन रही, क्योंकि बचपन से ही जिन चीज़ों के बारे में हमारी नानी दादी हमें बताती थी कि घरदारी ऐसी होती है, जब आपके पास इतने क्विक फिक्सेस सॉल्यूशंस मौजूद नहीं होते थे, इंसेक्टिसाइड्स नहीं थे, या सलीके की निशानी ये कहा जाता था कि घर आपका बहुत खूबसूरती से सजा हुआ हो और जो उमूर ख़ानदारी में ख़वातीन अपने आप को माहिर समझती थी वो हर काम खुद से करती थी। यानी वो उन्होंने क्रॉस स्टिचिंग भी करनी है, क्रेशे भी करना है, खाने भी बड़े लजीज़ बनाने हैं। तो ज़ुबैदा आपा उन तमाम चीज़ों को, शी वॉज़ अ नॉर्मल हाउस वाइफ, उन्होंने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन सीना बसीना मुंतकिल हुआ हुआ ये इल्म या जो अपनी घरदारी की चीज़ें वो देखती रही थी, उसको वो टेलीविज़न स्क्रीन पे लेके आई। आसान सॉल्यूशंस उन्होंने लोगों को दिए। ख़ुसूसन हम ये देखते हैं कि हमारा वो तबका भी, हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, जिसके लिए हम महंगे सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे जी रंग निखारना है तो डॉक्टर्स के पास लाइनें लगी हुई हैं, या फ़लाना खाना खाने को दिल चाह रहा है तो अब रेस्टोरेंट से ही आएगा क्योंकि ख़ुद तो बनाना आती नहीं है मिठाई। वो तमाम चीज़ें उन्होंने लोगों के लिए आम फहम बनाई और ये आसानियाँ जो लोगों के लिए उन्होंने पैदा की, मेरे ख़्याल में ये उनकी पहचान बना। आज भी अगर आप इंटरनेट पे जाएं, ऑनलाइन जाएं, तो उनकी बहुत सारी रेसिपीज़, उनकी कुक बुक्स, उनकी प्रोग्राम्स, उनकी बातें आपके सामने रहेंगी। और ख़ुसूसन हम बात करते हैं ज़ुबैदा आपा के दिए हुए टोटकों के हवाले से जो बहुत मशहूर हुए, बल्कि एक तरह से उनकी चिड़ भी बन गए थे। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम वो प्रोग्राम करते थे तो उसके अंदर अक्सर कॉल आती थी, उनका एक मूंग की दाल का कोई टोटका था वज़न कम करने के लिए, और हर रोज़ हर तीसरी कॉल उसी हवाले से आती थी। और एक बात जो बहुत सारे लोग शायद ज़ुबैदा आपा के बारे में नहीं जानते कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अमेजिंग था। आप उनसे कोई भी बात कर ले, उसका एक ऐसा विटी सा जवाब आता था कि आप थोड़ी देर के लिए दंग रह जाते थे कि ज़ुबैदा आपा ने क्या बात की है। ऑफ कोर्स उनका ड्रेसिंग सेंस, उनकी मैचिंग, एक ख़ास अंदाज़ की साड़ी उनका हमेशा पहनना और हमेशा मैचिंग ज्वेलरी, उनके हाथ में खूबसूरत सी चूड़ियाँ हुआ करती, जूड़ा बना के कोई ना कोई ऐसी बात कहती थी कि आप उसको आज भी याद करें तो आपके लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि कोई 5वां 6ठा प्रोग्राम हुआ और हर रोज़ जब यही कॉल्स आ रही थी मूंग की दाल के वाक़े के हवाले से कि जी वो ज़ुबैदा आपा जी अब वज़न कम करना है, मूंग की दाल का आप टोटका बता दें। तो रमज़ानों के दिन थे, रोज़ा आपा ने नहीं रखा हुआ था, अपनी तबीयत ख़राब थी उनकी इसकी वजह से, लेकिन वो बेचारी एग्जॉस्ट बहुत हो जाती थी और एक ब्रांड के साथ भी मुंसलिक थी जो कि वॉशिंग पाउडर का ब्रांड था। तो एक दफ़ा वापस आई तो बहुत ही गुस्से में थी। वो कहती हैं, सिद्रा तुम बस मेरी वसीयत लिख लो। और ये आज से मैं कोई आपसे 10 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो मैंने कहा आपा क्या हो गया, खैरियत तो है? कहती बस मैंने कह दिया अगर मुझे कुछ हो जाए तो मुझे इसी वॉशिंग पाउडर से नहला के मेरे पे मूँग की दाल डाल देना। एंड यू लाइक आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ कम्प्लीटली ओवर द टॉप। लेकिन आज जब हम उनको याद करते हैं तो यकीनन मुझे ये ख्याल आता है कि ज़िंदा दिल ऐसे ही होना चाहिए। ना सिर्फ ये, और वो हमेशा एक बात कहती थी कि हर एज का एक ग्रेस होता है और उन्होंने इस बात को निभाया भी। उनकी माशाल्लाह जो एज थी उसमें भी उन्होंने अपने आप को बहुत एक्टिव रखा,
अपनी ड्रेसिंग को हमेशा ऑन पॉइंट रखा और हमेशा हंसते मुस्कुराते काम करते अपनी ज़िंदगी को बसर किया। आखिर में मुझे ये भी कहती थी कि ज़रा मैंने इतने खाने पका लिए कि मेरा खाना खाने को दिल नहीं करता, क्योंकि यू कुड सी कि दैट शी इज़ वेरी पटीट, बट एट द सेम टाइम ये यादें ही होती हैं इंसान की जो पीछे रह जाती हैं। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे और यकीनन उनसे जो हमने इल्म पाया है, जो फैज़ हासिल किया है, ये उनके लिए और आगे दर्जात में बुलंदी और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। क्योंकि मेरे ख़्याल में आज भी बहुत सारे लोग कनाडा, अमेरिका, यूरोप में अगर बैठे हैं और अचानक से उनको ख्याल आए कि जी मुझे नरगिसी कोफ्ते बनाने और मैं कैसे बनाऊँ, तो ज़ुबैदा आपा की कोई ना कोई रेसिपी या कोई प्रोग्राम उनको ज़रूर हेल्प करेगा। तो इसी नोट के साथ लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आज बहुत सारी चीज़ें हैं जी डिस्कस करने के लिए और हमारे मेहमान भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। लेकिन फिर भी ये हैं आम, आखिर इस नासूर का खात्मा कैसे किया जाए, प्रोग्राम में इस पर भी करेंगे बात। जी जनाब, आज एक नज़र डालते हैं ज़रा फ़ॉरेन रिलेशंस पे। जिस तरह के अभी हमने आपसे न्यूज़ में भी शेयर किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। ऐसा लगता है अगर हम एक पैटर्न की तरफ नज़र डालें कि शायद पाकिस्तान का एज अ स्ट्रेटिजिक एसेट ये रिलेशनशिप उनके लिए दोबारा किसी हवाले से इम्पॉर्टेंट होने लगा है। अब ये तो पूरी दुनिया जानती है कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी अफवाज की जो एक उनके साथ स्ट्रेटिजिक अलायंस है उसके बगैर वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते थे, और अभी भी इतने सालों की कोशिशों के बावजूद भी सिचुएशन उनके अंडर कंट्रोल नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले सालों में जिस तरह पूरी दुनिया बात कर रही थी जब मिलेनियम का टर्न आया था कि जी विजन 2020 क्या है या 2030 क्या है, इस दफ़ा भी ऐसा लगता है कि ख़ित्ते की जो रवाबित है, जो आपसी ताल्लुकात हैं, उसमें तब्दीली आई है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि भारत की लफ्ज़ी और बॉर्डर पर जारियत जारी है, और इस दफ़ा तो बड़े उन्होंने ऐसा लगता है कि गैर ज़िम्मेदाराना बयानात मोदी साहब ने दिए हैं। इसका एक रद्द-ए-अमल आप पाकिस्तान में भी देख सकते हैं। जंग की बात की जा रही है जो कि दोनों मुल्कों बल्कि किसी भी मुल्क के फ़ायदे में कभी नहीं होती, और ख़ुसूसन दो ऐसे मुल्क जो एटमी ताकतें भी हैं और जिनकी बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है, उनके पास बहुत सारे दूसरे मसाइल हैं देखने के लिए। जंग क्योंकि एक बहुत ही महंगा तरीका भी होता है, लेकिन आपसी अमन को कायम करने के बजाय, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के बजाय, ख़ास तौर पर जब आप देखते हैं कि इस नई हुकूमत ने भी और इस नए दौर के आगाज़ में ही पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा जेस्चर, एक बहुत बड़ा कदम अमन की तरफ उठाया करतारपुर के हवाले से। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत की वही संगदिली, वही ज़बान, वही एक गुरूर उनका नज़र आ रहा है। इस पर बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली साहब को, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन नए साल में भी ऐसा लगता है कि हमारे पुराने पड़ोसी का वही पुराना एटीट्यूड है, उनको वही गुस्सा है, गुरूर है, और वो समझते हैं कि उनके एटीट्यूड में, उनके जो रवाबित है, उनके जो देखने का तरीका है पाकिस्तान को, उसमें कोई लचक नज़र नहीं आ रही। आप किस तरह इन मामलात को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? असल में बात यह है कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात हो रही है ना, तो जिस वक्त ये सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा ढोंग भारत ने रचाया था, और उस वक्त जिस सर्जिकल स्ट्राइक की टेक्निक्स पे बात हुई थी कि किस तरह सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए ट्रुप्स आते हैं, किस तरह उनको वो दुश्मन के मुल्क में लैंड करते हैं, फिर उनको एक्सफिल्ट्रेट कराया जाता है वहाँ से। तो ये पूरे का पूरा ऑपरेशन है जिसके लिए कम से कम आपको 2 रातें और 2 दिन दरकार होते हैं। फिर आपको जिस मुल्क में आप सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, जिस खत्ते में करें, वहाँ पे आपको सेफ हेवन्स भी डिप्लॉय दरकार होती हैं। बॉर्डर से कम ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ आपने हमला करना है उससे आधा किलोमीटर के फासले पे होंगी जी। तो उसमें हमने जो टेरेन कन्फिगरेशन के हिसाब से, पाकिस्तान भारत की सरहद की अलाइनमेंट के हिसाब से, ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के पूरे जो तारीख अपना जो मिलिट्री हिस्ट्री को जानते हैं, जो आर्मी पे और टेक्निक्स पे बात करते हैं, ये वो हर जगह अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक और वेस्ट में भी एक्सेप्ट कर लिया गया था, और ये बताया गया था कि ये भारत का दावा गलत है, और इसको बहुत सारे अखबारों में भी छापा। अब इसकी फर्दर तौसीक जो है दावे की गलत होने की, वो नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में खुद कर दी। वो नरेंद्र मोदी नहीं, ही इज नरेंद्र मोदी। तो उसने अपने बयान में खुद इसकी तस्दीक कर दी है कि देखिए जी, हमारे मुल्क के अंदर लोग कह रहे हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की और पाकिस्तान की ज़बान बोल रहे हैं। तो सर्जिकल स्ट्राइक्स का तो ड्रामा
ढोंग असल में वो अमेरिका से इन्फ्लुएंस होके, जैसे वहाँ पे वो बुश और वो अपना बाराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन सर जोड़ के बैठे थे और देख रहे थे कि जी क्या हो रहा है जी वहाँ पे एबटाबाद, उस तस्वीर से इम्प्रेस होके नरेंद्र मोदी ने कहा चलो अपने लोगों को एक और धोखा दो, एक और बेवकूफ बनाओ। अभी कल साहब, जिस तरह कि आपने खुद कहा कि ये एक बोगस क्लेम तो है उनका, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, आपसी ताल्लुकात इन दोनों ममालिक के किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान ने भी ये बात कही है कि 2 इंडिया के ड्रोन्स थे जिनको मार गिराया गया है, तो क्या ये अब आपस में कोई गुफ्तगू होगी, मुज़ाकरात की मेज़ पर आके बैठेंगे, या आप देख रहे हैं कि इस दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तनाव बढ़ेगा? सिद्रा, असल में भारत की तरफ से जंग की बातें कर कौन रहा है? उनका डिफेंस मिनिस्टर, उनका बीजेपी का चीफ, उसके बाद नरेंद्र मोदी हो गया या सुषमा स्वराज होगी। 4-5 लोग हैं जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी और मिलिट्री टेक्निक को न समझते हुए, या दोनों मुल्कों के दरमियान जो आप बैलेंस ऑफ पावर कहती है उसको न समझते हुए इस किस्म की जो उल फूल है जो कहते हैं, और उसमें आपने देखा जो मारूजी हालात इस खत्ते के एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान भारत नहीं बल्कि आपके अफगानिस्तान में देखती है, सिर्फ अफगानिस्तान में अमन की कोशिश जारी हैं, जहाँ भी रशिया भी है, ईरान भी है, पाकिस्तान भी है, अमेरिका भी है, अफगानिस्तान बजाते खुद है। तो एक हालात ऐसे डेवलप हो रहे हैं जहाँ से आप अमन की तरफ जाने की कोशिश करते रहे हैं, दहशतगर्दी को ख़त्म करते हुए, और पाकिस्तान इसके ऊपर बारहा न सिर्फ उस अमन के मुज़ाकरात में हिस्सा ले चुका है, बल्कि सिद्रा आपने देखा कि पाकिस्तान ने माजी में कितनी ऐसी कोशिशें की जिससे अफगानिस्तान के अंदर अमन आए, ताकि खित्ते के अंदर अमन हो, और उसको सपोर्ट किया दुनिया की तमाम पार्ट ने। उसको चाइना भी सपोर्ट करता है, उसको अमेरिका भी सपोर्ट करता है, उसको रशिया भी सपोर्ट करता है कि जी कन्फ्रंटेशन जो है या जंग जो है वो मसले का हल नहीं है। बल्कि ब्रिगेडियर साहब ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत को देखिए, या जिस तरह वो इस ताल्लुकात यानी इस खित्ते की जो मामलात पे अपना कमेंट देता है, तो उसका रोल एक बिग बुली की तरह है, और ऐसा लगता है कि पूरे खित्ते को उन्होंने एक तरह से हाईजैक किया हुआ है और उसकी पूरी पॉलिटिक्स पे एक तरह से हावी रहना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अब ये जो रविश है, ये हमेशा जो उनका एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है, एक पैटर्न शो कर रहा है कि जब भी उनका इलेक्शनरिंग ईयर होता है तो उनके राइट विंगर्स, जिस तरह के आपने खुद भी इशारा दिया कि बीजेपी की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटी पाकिस्तान स्टांस हमेशा से रहा है, जो अपने वोटर्स को, अपने वोट बैंक को रिझाने के लिए वो बार बार एक्टिवेट करते हैं। उनको मौका भी मिला इस अपने पूरे टर्म में, 2 टर्म्स में उन्होंने इस तरह एक हिंदुत्वता की, एक यूनाइटेड भारत की, और फिर अपनी ही हिस्ट्री को मलाइन करने की, शोइंग द मुस्लिम्स एज द इन्वेडर्स ऑफ द रीजन, उन्होंने इस पर्सपेक्टिव को बहुत तकवीयत दी है। आप क्या समझते हैं कि दिस इज पार्ट ऑफ द इलेक्शनरिंग टैक्टिक जो उनके राइट विंगर्स इस्तेमाल कर रहे हैं? इसमें साजिश कोई नहीं है, ये असल में एक टेक्निक है, एक रिटोरिक है जी, एक तरीका कार है जो भारत में हमेशा इस्तेमाल होता है पाक इलेक्शन सिंबल के तौर पे जी। और उसी इलेक्शन सिंबल के तौर पे मैंने आपसे अर्ज किया कि भारत में एक्सट्रीमिज्म, हिंदुत्व जोरों पर है, और अगर आप तारीख उठा के देखें तो मनमोहन सिंह के ज़माने में मनमोहन सिंह ने खुद कहा था कि भारत का सबसे बड़ा खतरा जो है वो अपने अंदर की दहशतगर्दी से है जी। उनके जो होम सेक्रेटरी है उसकी स्टेटमेंट निकाल के देखे, उसने क्या कहा था कि भारत जो है इस वक्त दहशतगर्दी के एक धाने पे बैठा हुआ है, और जिसमें लोगों का दिमाग और लोगों की सोच को जो है वो ख़राब करने की और तबाह करने की कोशिश की जा रही है। फिर जब ये इलेक्शन में गुजरात में जो कुछ नरेंद्र मोदी ने किया मुसलमानों के खिलाफ, और जिस तरह फिर उसके बाद राम मंदिर और राम टेम्पल को भी लेके आगे चले हैं, ये वो दहशतगर्द दिमाग की अक्कासी करता है जिसके ज़रिए वो हिंदुत्व के जो वोटर हैं उनको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। आपको पता है इंडिया के अंदर जो बीजेपी जो इलेक्शन जीतती है वो बुनियादी तौर पे जो इलीट सोसाइटी है, इलीट्स जो है ना, जो ज़्यादातर हिंदू ब्राह्मण हैं, कश्तवाड़ हैं, महाराजे हैं, राजे हैं, राजपूत हैं, उनके वोट बैंक के ऊपर बीजेपी जो इलेक्शन जीतती है। अब वो टोटल परसेंटेज उनकी जो है अमेरिका इंडिया की पॉपुलेशन वो 20% बनती है। अगर वो 20% पॉपुलेशन बनती है तो इंडिया में किसी भी पार्टी को इलेक्शन जीतने के लिए कोई
लेकिन ब्रिगेडियर साहब यहाँ पे एक और बहुत ही खतरनाक पैटर्न की तरफ निशानदेही की जा रही है कि ये जो रेडिकलाइजेशन इंडिया में बढ़ रही है। पहले तो इंडिया अपने आप को एक सेक्युलर स्टेट होने का, एक डाइवर्स नेशन होने का हमेशा से दावा करता आया है और अंडर द रग हमेशा इन चीज़ों को पुश करता रहा है जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ, अक़लियतों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं। लेकिन अब तो बड़ा खुलकर, अगर वो जिस तरह आपने खुद कहा कि अगर ये जो एलीट्स हैं वो 20% भी हैं लेकिन वो इस पर्सपेक्टिव को बाय करते हैं कि एक हिंदुत्व मूवमेंट होनी चाहिए या हिंदूज आर अ सुपीरियर कम्युनिटी इन इंडिया, तो उनके पास जो वसाइल मौजूद हैं बड़ा आसान है और उनको एक टर्म भी मिल गया जिसके अंदर वो एक्टिवेट कर सकते हैं इस पर्सपेक्टिव को, इसकी और सराहियत हो सकती है उनके माशरे में। तो ये अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात को किस तरह इफेक्ट करेगा? अंदर इलेक्शन होने की सूरत में काफी डिवाइडेड मैंडेट नजर आ रहा है और उसमें काफी खतरनाक सूरत हाल भी पैदा हो सकती है कि जैसे भारत की कोई 500 के 540 की जो कितने की जो असेंबली है उसमें कांग्रेस जीतेगी, अपना बीजेपी जीतेगी, उसके साथ साथ बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैं जो जीतेंगी और जब वो रीजनल पार्टीज जीतेंगी तो वो फिर लिवरेज होगा जिससे गवर्नमेंट बनाने की दोनों पार्टियां मेजर पार्टियां जो कोशिश करेंगी। अब उसमें क्या हालत है, आपने देखा कि पिछले जो इलेक्शन हुए उसमें अभी रिसेंटली जो 3 स्टेट में इलेक्शन हुआ वो बीजेपी हार गई है। तो ये जो इस सिनेरियो में जैसे मैंने अर्ज किया कि इलेक्शन तक भारत के अंदर एंटी पाकिस्तान रिटोरिक्स बड़ी स्ट्रॉन्ग तौर पर चल रही है जिससे पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी किस्म के डायलॉग की, किसी किस्म की सेक्रेटरी लेवल टॉक्स, कोई भी किसी किस्म की टॉक्स या कोई रप्रोचमा की कोई गुंजाइश नहीं है और कोई गुंजाइश नजर भी नहीं आती, कोई उम्मीद नजर नहीं करनी चाहिए। और इस चीज का अब भारत के आज अगर आपकी नजर से गुजरा हो कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत कुमार डोवाल और जो अफगानिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनकी मुलाकात भी है। भारत वहाँ कोशिश कर रहा है कि हम मिलिट्री एड दें अपना अफगानिस्तान को, क्योंकि आने वाले दिनों में भारत सिचुएशन। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद होने का। देखना ये है कि आने वाली हुकूमत जो इंडिया में बनती है उसका क्या रुझान होगा, वो कौन सी पार्टी आइडियोलॉजी लेके आगे बढ़ेगी। लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है एक हंग गवर्नमेंट, एक हंग पार्लियामेंट इंडिया में आए, लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है कि कोई एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मोदी साहब के सामने नहीं खड़ा। तो पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के लिए एक स्टैंड स्टिल पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी देखना है कि उनकी हुकूमत साजी का अमल जब आगे बढ़ेगा किस किस्म का पर्सपेक्टिव आता है और फिर ये मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये बड़ी ही मेरे ख्याल में क्रिटिकल नेचर के मामलात हैं और ख़ुसूसन जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस इंडिया का अफगानिस्तान में है। अब ये जो अमेरिका ने भी ख्वाहिश जाहिर की है पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात की, सो इट्स अ डेवलपिंग सिचुएशन। और देखना ये है कि ये ख़ित्ता जो कि पूरी दुनिया में आबादी के हिसाब से एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन लिए हुए, यानी दुनिया की 1/4 1/3 हिस्सा यहाँ पे इस खित्ते में रहता है, हाउ विल इट इफेक्ट द पीपल एंड द ह्यूमैनिटी एट लार्ज। लेकिन अब प्रोग्राम में ज़रा आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई जी फॉरेन अफेयर्स की या ये जो हमारा रीजनल पॉलिटिक्स के हवाले से, ताल्लुकात के हवाले से बातचीत। अब ज़रा अगर वापस हम अपने सोशल इश्यूज़ की तरफ आते हैं, आज का जो हमारा मेन इशू जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे वो है हमारी माशरे में जो इक़्तिदार हैं, ख़ास तौर पे ईमानदारी, ऑनेस्टी और होल्डिंग द हाईएस्ट आइडियल्स ऑफ ह्यूमैनिटी अप इन द एयर। आप उसको किस तरह लेके आगे बढ़ेंगे? क्या हम अपने बच्चों को ये सीख दे रहे हैं कि जो शख्स पीछे रह गया, जिसने माल दौलत नहीं बनाई, चाहे सही या गलत तरीके से, वो एक फेलियर है? हम अक्सर लोगों को उनकी खुशी या दिल के इत्मीनान या माशरे में भलाई के पहलू से उनकी तरबियत नहीं करते। हम सिर्फ़ और सिर्फ उनको ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारा माल बनाना है और बहुत मालदार होने की सूरत में ही उनकी इज़्ज़त की जाएगी, लोग उनको बहुत अच्छा समझा जाएगा। तो ये मेरे ख़्याल में सिचुएशन हमारे सामने मौजूद है। और सबसे बढ़कर ये कि आज जो हमारे पैनल इस पे गुफ्तगू करेगा वो ज़िंदगी के हर ज़ाविये को लेके चलेंगे कि ये सीख जो हमने फ़र्क या तब्दील कर दी इसकी वजह क्या बनी। लेकिन इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज मैं इधर उधर अपने कार्ड ढूंढ रही थी क्योंकि बात हम जो कर रहे थे इससे पहले भी ईमानदारी के हवाले से, करप्शन के हवाले से, रिश्वत का हवाला। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब हम कहते हैं ना कि आज का ज़माना बड़ा तेज़ है और हम बच्चों को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये सीख देते हैं कि ज़माने के साथ चलिए। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह लोग अपने आप को जैसा देश वैसा भेस होना चाहिए। इसमें हमने बहुत सारी माशरती इक़्तिदार को खोया भी है और ख़ास तौर पे हम सिर्फ लफ्ज़ी हद तक ये बात तो करते हैं कि ईमानदार होना चाहिए, चीज़ों में हमें अपराइट होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमें थोड़ी सी सहूलत या आसानी नज़र आती है तो हम उन मॉरल्स को, उन स्टैंडर्ड्स को, अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं। ये एक आम, मैं एक जनरल स्टेटमेंट कह रही हूँ, किसी एक ख़ास तबके की बात नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ अमीरों की बात नहीं है, इसमें सिर्फ गरीब तबके की बात नहीं है। इसमें हम ये सिर्फ ये जो एक तरह से मुझे लगता है एक्यूजेशन या इल्ज़ाम कुछ ख़ास प्रोफेशंस पे लगा देते हैं। हम कहते हैं जी जो पॉलिटिशियंस होते हैं, सियासतदान होते हैं, वो दयानतदार नहीं होते, या फिर हम कभी ना कभी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कह देते हैं कि जी ये भी मिले हुए होते हैं तभी तो करप्शन ख़त्म नहीं हो रही है, क्रिमिनल एलिमेंट ख़त्म नहीं हो रहा है। ये वो तमाम एक्विजिशंस हैं जो हम लगाते भी हैं। हमारे इर्द गिर्द अगर हम उस पर फोकस करते हैं तो हमें उसकी मिसालें भी बहुत मिलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल ये हमारे माशरे की एक हकीकत, एक नासूर है। इसको कैसे ख़त्म किया जाए, आज हमारी यही गुफ्तगू रहेगी और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ है जो इसको बढ़ावा दे रही है। लेकिन पहले लेट्स टेक अ लुक एट आवर टॉपिक और उसके हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको भी दिखाते हैं। जी जनाब, रिश्वतखोरी आम और इसका हल क्या तलाश किया जाए? क्या ये सिर्फ सज़ा और जज़ा का मामला है? क्योंकि लोग कहते हैं कि जी जिन ममालिक में कवानीन सख्त है, जहाँ पे सज़ाएँ सख्त है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिश्वत का रुझान नहीं होता। लेकिन अगर हम ओवरऑल भी बात करें पूरे माशरे में, जहाँ जिसका बस चल रहा है वहाँ थोड़ी ना थोड़ी वो करप्शन, लेन देन का मामला, दूसरे को बेवकूफ़ बनाना, चूना लगाना, लेन देन के मामलों में कमी रखना, यानी आपने सौदा पूरा लिया है, पैसे पूरे लिए हैं, लेकिन जो चीज़ आपको दी जा रही है या तो उस पर मिलावट है या वज़न उसका कम है, ये हमारी आम रविश बनती चली जा रही है। इसमें कैसे हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं? लेकिन मैं आपको इस वक्त हम लिए चलते हैं, खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया से वज़ीर रेलवे जनाब शेख रशीद साहब। पहले वो सुनवाते हैं, फिर वापस आएंगे और इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। और ये बहुत बड़ी जमहूरियत की मैं समझता हूँ तौहीन है कि चोर उनका एहतसाब करने जा रहे हैं। दूध की रखवाली पे बिल्ले को बैठा दिया गया है। जिस मुल्क में दूध की रखवाली पे बिल्ले को बैठा दिया जाए उस मुल्क में एहतसाब नहीं होता। और मैं तो हमदर्दी रख रहा हूँ, मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ से बड़ा चोर और डाकू है। सारा केसेस तो इसके खिलाफ हैं। सारी कम गया, वो वापस नहीं आ रहा। दूसरा जो है जाने के लिए जहाज में बैठा हुआ था, उसको उतार लिया गया। जिस मुल्क में इसहाक डार जैसा आदमी प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के फरार हो, तो आसफ जरदारी के तो अपने के ही जहाज हैं जी, उसको तो प्राइम मिनिस्टर का जहाज लेने की जरूरत ही नहीं। इधर सीधा सीधा निकल जाएगा कुंदियां के रेलवे ट्रैक के ऊपर से जहाज लेके। शेख साहब, आप पिछली पार्लियामेंट को भी मुर्दार कहते रहे और उससे सैलरी भी लेते रहे। अब मैंने अभी भी मुर्दार नहीं कहा। सर आपने बयान दिए, रिकॉर्ड मैंने कहा चोर है शहबाज शरीफ, डाकू है, करप्ट है, डिसऑनेस्ट है, स्लगिश है, एक्स्ट्रा वेगेंट है, बेईमान है, लूट खाया सारे मुल्क को। उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन इमरान खान साहब ने बनाया। जिसने बनाया मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं इत्तेहादी हूँ, इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। वक्त साबित करेगा कि मैं साए की तरह उसके साथ खड़ा रहूंगा। ये गलत फैसला है, मैं सुप्रीम कोर्ट में यहीं पेश होऊंगा इंशाल्लाह 2-3 दिन। जी सर पिछली पार्लियामेंट के बारे में आपने कहा, मुझे अभी भी मुर्दार तो नहीं कहा होगा, मैं पार्लिमानी अल्फाज समझता हूँ। मैं दुआ और दगा का फर्क समझता हूँ। सर मैंने रिपोर्ट किया, अच्छा चलें, जियो में किया होगा ना आप। बिल्कुल सबने किया, जियो ने भी किया। अब आप ये बताएं कि शहबाज शरीफ जो हैं उन्हें तेज सवाल करें ना, इतना टाइम नहीं। शहबाज शरीफ को पार्लियामान ने मुंतखब किया, कोई पार्लिमान ने इजाजत, स्पीकर के पास कोई राइट नहीं है। अपोजिशन लीडर उन्हें स्पीकर के पास अपोजिशन, मैं कानून पढ़ा, सवाल सुना है। अपोजिशन लीडर पार्लियामान ने उन्हें बनाया चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी में, पार्लिमानी तौर पे मिली हुकूमती ओहदा नहीं है ये। मैं लेट मी, सवाल सुन लें। अब आप इतना लंबा सवाल करेंगे। क्या आप इस वजह से खौफजदा हैं कि आपकी रेलवे जो रोज आप डब्बों पे रंग मार के नई रेल चलाते हैं, उसके रास्ते में शहबाज। थैंक यू फॉर जियो क्वेश्चन। मैं अल्लाह के फजलो करम से 20 ट्रेनें चलाई हैं पुरानी को मरम्मत करके, इसमें मुझे फ़ख्र है।
मैं वो चोर और डाकू नहीं हूं जिसने 68 करोड़ रुपए के इंजन लिए हैं एक एक। मैं वो डाकू नहीं हूं जिसने। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है शेख रशीद साहब को भी किसी ने बता दिया था हमारा आज का टॉपिक यही है, करप्शन, रिश्वतखोरी। बात तो वो भी सही कर रहे हैं क्योंकि यही अगर हमने देखा जाए आज इस दफ़ा जो इलेक्शंस हुए थे पाकिस्तान में 2018 में, उसमें भी कैंपेन ट्रेल्स में लोगों ने यही बात की कि मुल्क में रैम्पेंट करप्शन है और इसको किस तरह ख़त्म किया जाए क्योंकि ये हमारी ना सिर्फ मईशत को बल्कि माशरे को बहुत हद तक नुकसान पहुँचा रही है। आज इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आपके बहुत ही अजीज़ और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि कासिम को दोबारा बुलाइए, बिकॉज कासिम जब बात करते हैं तो वाकई वो बात दिल पे असर रखती है। हमारे साथ मौजूद हैं कासिम अली शाह लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम कासिम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। और आपको बताती चलूँ कि कराची स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं अगेन क्योंकि तालीम तदरीस से इनका ताल्लुक़ भी रहा है और ख़ुसूसन माशरे की इसी तरह के जो पहलू हैं जिस पे शायद हम बात करने से कतराते हैं, बहुत गहरी नज़र रखती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुमा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। कासिम साहब, अभी शेख रशीद साहब की गुफ्तगू भी आप सुन रहे थे और टॉप टू बॉटम ऐसा लगता है कि इस नासूर ने, रिश्वतखोरी ने, करप्शन ने हमारे माशरे को जकड़ा हुआ है। इसकी आप क्या वजूहात देखते हैं? यानी एक टाइम पे तो हम क्लेम कर सकते हैं ना कि हमारी रिवायतें, हमारे उसूल, माशरे के अच्छी इक़दार हमारे यहाँ बड़ी प्रेवलेंट थी, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, जो करप्शन है इसका बड़ा गहरा ताल्लुक लोगों की तरबियत और स्टेट ऑफ माइंड्स के साथ है जी। एक शख्स जो इनसिक्योर होता है, जिसके अंदर खतरे, खदशे और अंदेशे पाए जाते हैं और वो अपने कल के बारे में कोई अच्छी एक गुमान और राय नहीं रखता, उसको खतरा और खदशा ये होता है कि कल क्योंकि अच्छा नहीं होगा तो मुझे बहुत से प्लॉट्स भी बना लेने चाहिए, मुझे पैसा बनाना चाहिए और मुझे पैसे के जरिए अपनी आने वाली नस्लों को सेव करना है। वो कहीं ना कहीं इस इनसिक्योरिटी के स्टेट ऑफ माइंड से बचने के लिए कोई राह फरार ढूंढता है और करप्शन की तरफ चला जाता है। जब ये जिम्मेदारी कि कल आने वाला कल बेहतर होगा स्टेट ले ले या फिर उसका ईमान इतना मजबूत हो कि रब की रज़ाकियत पे यकीन हो। हमारे जो दादा थे, परदादा थे, उनके यहाँ ये फिक्र नहीं थी कि आने वाली नस्लों का माशी तौर पे क्या बनेगा। आज ये फिक्रमंदी आप देखिए पिछले 20-25 सालों में बढ़ी है, इनसिक्योरिटीज बढ़ गई हैं नहीं, और एक बेयकीनी की फिजा है। अगर हम अपने आप ही की बात को कासिम अगर आगे बढ़ाती हूँ, यानी अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है, लेकिन हम देखते हैं कि चरन परिंद जानवर सिर्फ आज की फिक्र करता है, आज में खुश रहता है, उसको इतना यकीन होता है कि उसका रब उसको कल भी रिस्क देगा, लेकिन इंसान इसी तगोदौ में रहता है कि मैं आज बना लूँ और उसके लिए सही तरीका इस्तेमाल करूँ, गलत तरीका इस्तेमाल करूँ, उसको कोई आर नहीं है। आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, ये जो मिजाज है कल की ही फिक्र, ये बढ़ा है और इसके बढ़ने की कई वजूहात हैं। देखिए, वो तमाम दुनिया के वो ममालिक जहाँ पर लॉ इंडेक्स अच्छा है, 90 प्लस का लॉ इंडेक्स है, टॉप 5 कंट्रीज की मैं बात करूंगा, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें हांगकांग है, उसमें नॉर्वे है, उसमें साथ ऐसा मुल्क भी जो गरीब है और उसका नाम उज्बेकिस्तान है। इनके लॉ इंडेक्स सही। अच्छा, कासिम से हम बात जारी रखेंगे। हुमा, आपकी तरफ आना चाहूँगी। एक तो बेयकीनी का इन्होंने कहा, दूसरा हम कहते हैं कि जब आबादी ज़्यादा होती है तो कंपटीशन भी है और नफसा नफसी बढ़ जाती है, क्योंकि कोई शख्स, यानी अगर आपके पास एक सही तरीका है, कतार बहुत लंबी है, तो कोई ना कोई आपको हेल्प करने के लिए, आपको कोई शॉर्टकट बताने के लिए मौजूद होता है। क्या आप समझती हैं कि करप्शन का बढ़ना आबादी से भी डायरेक्टली लिंक्ड है, क्योंकि कवानीन भी उसी जगह इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं जहाँ आपके पास वसाइल हो, जहाँ उनको लागू करने के लिए, उनको अप्लाई करने के लिए आपके पास उतनी ही फोर्स मौजूद हो? सिद्रा, ये इतना वाइड एक टॉपिक है और देखा जाए तो दुनिया भर का मसला है। हम ये समझते हैं कि करप्शन है, रिश्वत है, तो पाकिस्तान एक फहरिस्त है जिसमें एक नंबर पे मौजूद है, लेकिन उसमें दीगर ममालिक भी हैं। और हम जब कुछ मुल्कों की बात करते हैं कि यहाँ पे नहीं है, तो आप देखें कि वो जो सोसाइटीज़ है ना, वो नॉलेज बेस्ड सोसाइटीज़ है। उन्होंने सिर्फ तालीम हासिल नहीं की, वो अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं और जब मालूमात बढ़ती हैं तो लोगों को ये यकीन होता जाता है कि सिस्टम को, ट्रांसपेरेंसी को फॉलो करना कहीं ना कहीं अल्टीमेटली उनके फायदे
के लिए होता है। एक कलेक्टिव फायदा तब होता है जब आप सिस्टम को और रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। इसीलिए जब हम देखते हैं कि करप्शन या रिश्वत कहाँ पे ज्यादा है, तो वो आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज नजर आएंगे। और पाकिस्तान में भी इसकी हिस्ट्री जो आज बढ़ रही है, ये शुरू तो अगर आप देखा जाए, जो ग्लोबल सर्वेज बताते हैं कि ब्रिटिश दौर से शुरू हुई। यानी ये जो हम अक्सर समझते हैं कि अंग्रेज का जो निजाम था वो बड़ा अच्छा था, ये शुरू वहीं से हुई है। आप बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि मेरी एक दोस्त थी, उन्होंने मेडिकल पढ़ा और उसके बाद उनकी, क्योंकि वो ब्रिटिश नेशनल थी, शी वेंट टू यूके, और वहाँ के नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में उन्होंने जब काम किया, उन्होंने कहा ये जो ग्रीसिंग द सिस्टम है, शॉर्टकट कर लो, फेवरेटिज्म होती है, फलाने की फाइल ऊपर, फलाने की फाइल नीचे, ये जो सिस्टम बनाया गया, और हम जिसको बड़ा अच्छा समझते थे, क्योंकि हमने इस बात को भूल ही गए कि जो 200 साल की हुक्मरानी ब्रिटिश राज की थी, उससे पहले हमारे यहाँ क्या सिस्टम राज था, इसमें बात करते हैं जी। और सबसे बढ़कर ये कि एक जमाने में किसी अमीर और कबीर इंसान को आप देखते थे तो आप कहते थे इसने बड़ी मेहनत की, इसके दादा परदादा के पास पैसा नहीं था, लेकिन इसने अपनी मेहनत से ये जायदादें बनाई हैं। आज हम उसको देखते हैं तो हम कहते हैं जरूर इसने कोई शॉर्टकट किया है या इसने कुछ गलत किया है। ये जो पैसा है उससे मरूब भी होना है, लेकिन उसको बुरा भी कहना है, ये भी एक माशरे का अंदाज है। इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और इसी कॉन्वर्जेशन को अब ज्वाइन किया है मंतहा तरीन ने। शी इज़ अ लाइफस्टाइल एंड वेलनेस कोच एंड अ डियर फ्रेंड। थैंक यू मंतहा फॉर बीइंग है। बात क्योंकि हम करप्शन के हवाले से बात कर रहे थे और बीच में हमारा सिलसिला टूट गया था, तो कासिम आपके पास आना चाहूँगी। आपने इस पे कहा कि जैसे मैं भी बात कर रही थी कि लोग मरूब इसी चीज़ से होते हैं कि आपके पास बहुत पैसा हो, आपका लाइफस्टाइल बहुत फ्लैशी हो, अब उसमें वो किसी भी तरीके से पैसा आ रहा है, ये हमारा कंसर्न नहीं रह गया, और हम बल्कि उस शख्स को एक फेलियर समझते हैं जिसने जायदादें ना बनाई हो, जिसने बहुत कुछ अपने पास इकट्ठा ना किया हो। तो इस यानी एक डबल एज सॉर्ड है ना कि आपने पैसा कमाना भी है, लेकिन फिर आप रिश्वतखोरी और बुरे मीन्स को सिर्फ कहने की हद तक बुरा समझते हैं। क्या कहेंगे आप? सिद्रा देखिए, बड़ा चैलेंज ये कि जो बुरे हैं ना या जो करप्ट हैं, उनकी ब्रांडिंग और उनका इश्तिहार तो बहुत ज्यादा लगा हुआ है। कौन नहीं जानता कौन सा सियासतदान करप्ट नहीं है, ब्यूरोक्रेट कौन सा करप्ट नहीं है। लेकिन इस सोसाइटी के जो हीरोज हैं, जो वाकई ईमानदार लोग हैं, उनकी कोई मशहूरी नहीं है, उनका कोई ब्रांड नहीं है, उनको कोई नहीं जानता। जब इस सोसाइटी का स्केल फॉर बिग वो डिफाइन नहीं है, इस सोसाइटी का स्केल फॉर कामयाब कौन है ये डिफाइन नहीं है, तो फिर जो आने वाली नस्लें वो भी क्या बनेगी। हमें सोचना चाहिए कि जो अच्छा करते हैं, हमारा हमसाया मुल्क, हम बुरा मुल्क भी उसे कहते हैं, वो हीरोज पे मूवीज बनाता है। वो जिन्होंने पहाड़ खोद के रास्ते बना दिए उन पे मूवीज बनाता है, वो अपने स्पोर्ट्समैन पे मूवीज बनाता है, वो कंट्रीब्यूट करने वाले एक मुखिया जो पूरे टाउन को चेंज करता है उस पे हीरोज पे मूवीज बना देता है। हमारा चैलेंज देखिए, इस आप 70 साल की हिस्ट्री में अपने किसी एक हीरो की बात कीजिए, उसको सबने मशकूक कर दिया होगा। हम हर अपने हीरो पे कोई ना कोई शक करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, उसकी इमेज को खराब कर देते हैं। सो हमें सबसे पहले अपने ये सोचना पड़ेगा निसाब के जरिए, मीडिया के जरिए और मिंबर के जरिए भी। लेकिन कासिम, मेरा आपसे सवाल है, ये जो आप खुद कह रहे हैं कि उसको मशकूक कर दिया जाता है इस माशरे के लिए, कासिम, फिर मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जो आप खुद कह रहे हैं कि हम अपने हीरोज को खुद ही मशकूक कर देते हैं, उन पर सवालिया निशान लगा देते हैं, मसला भी तो यही है ना कि जितने लोगों की अगर आप कोई एक क्वालिटी उनको कहें कि जी फलाने के पास सिंगिंग टैलेंट बड़ा जबरदस्त था, फिर आप झांक के देखते हैं जी उसकी पर्सनल लाइफ में आपको कोई ना कोई वीक लिंक मिलता है और आप उसी का इश्तिहार बना देते हैं। जितने लोगों को आप कह रहे हैं कि हम हीरोज के तौर पर सेलिब्रेट करना चाहेंगे, जब उनकी फाइलें खुलती हैं तो कहीं ना कहीं उनके कैरेक्टर में आपको फ्लॉज भी नजर आ जाते हैं। अब क्या किया जाए? ये तो फिर दोहरी हमारी मजबूरी है ना। अच्छा देखिए, इसमें आप कोई सियासतदान की बात करें, आप किसी लीडर की बात करें, आपको अच्छे लोग भी मिल जाएंगे। मैं कहता हूं कि जनाह को निसाब में क्यों नहीं शामिल करते।
आप ईदी को निसाब में शामिल क्यों नहीं करते, आप हकीम सईद को निसाब में शामिल क्यों नहीं करते, आप उन हीरोज़ को जिनकी ज़िंदगियों में कुर्बानी है, फ़कत कुर्बानी है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जिन्होंने बनाया नहीं दिया इस सोसाइटी को, आप जब तक उनको नहीं दिखाएंगे एज हीरो। जना की लाइफ के 573 वाकयात हैं, आप किसी MA पास बंदे से पूछिए उसे जना की ज़िंदगी का एक वाकया याद है, एक वाकया भी नहीं याद। हमें असूल मिलते हैं, प्रिंसिपल्स मिलते हैं हीरोज से। जब इस सोसाइटी का हीरो एक डिफाइन हीरो ही नहीं है तो फिर आप असूल, ज़ाब्ते और वैल्यूज कहाँ से बिल्कुल सही आपने कहा कि जी मुत्तफिक ही नहीं होता है हम हीरो के ऊपर। हुमा आपकी तरफ आना चाहूंगी, व्हेन यू लुक एट पीपल और जिस तरह के आप अब जो टीचिंग्स आपकी हैं, व्हेन यू आल्सो टॉकिंग अबाउट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, मुझे लगता है कि माशरे के एक तबके के पास एटलीस्ट ये अवेयरनेस आई है कि पैसा या मुनाफा ही सब कुछ नहीं है, आपने लोगों को सर्विस भी देनी, जैसे अभी इन्होंने ईदी साहब का जिक्र किया, रज़ाकाराना सर्विसेज भी है या लार्जर गुड की बात की जाती है। ये आप समझती हैं कि ये एक महदूद सोच है या इट्स अ ग्रोइंग फिनोमेना? इट्स अ ग्रोइंग फिनोमेना। सबसे बढ़ के देखना ये है कि हमारे पास जो ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट आया है वो क्यों आया है कि जिसके पास वसाइल हैं, जिसके पास ज़राए हैं, वो अपने मुनाफे के साथ लेस प्रिविलेज लोगों को कैसे देखें। ये सोसाइटी में ये सोच जब आएगी तब करप्शन ख़त्म होगा। तो हम पहले एक जो कहते हैं ना कि खुद एहतसाबी के अमल से तो गुजरे कि हम जो सब रिश्वत पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर हम जिंदगी में अपने छोटे छोटे रवैये देखें, आप देखें ना, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में और चाय में शक्कर उससे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो हम घर में करते हैं, तो ये भी करप्शन की एक मिसाल है। ये तो बड़ा सख्त ज़ाविया है। तो फिर हम सारे मैं ये कह रही हूँ कि देखिए सोसाइटी ओवरऑल करप्शन की तरफ जाती है तब बड़े बड़े साने पैदा होते हैं। क्योंकि हमारे है ना, जैसे अगर हम किसी सियासतदान को या फॉर दैट मैटर, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुझे कहना नहीं चाहिए, जैसे पुलिस से हम कह देते हैं कि नहीं जी यहाँ तो बड़ी रिश्वतखोरी होती है, ना इनकी दोस्ती अच्छी ना इनकी दुश्मनी अच्छी, ये सारे हमने परसेप्शंस बनाए हैं और वो हमारे अभी ट्रैफिक के इतने रूल्स हैं, अगर आप सड़क पे देखें तो आपको ट्रैफिक पुलिस पैसे लेते हुए तो नजर आ जाएगी, लेकिन जो दे रहा है और उसको इस तरफ माइल कर रहा है कि आप मेरा चालान ना काटें, बेशक आप कुछ अमाउंट ले ले, उसकी तरफ क्रिटिसिज्म कम है। एज ए सोसाइटी जो हमारा मोरल फेलियर है उस पर हम बात नहीं करते, हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, लीडर्स को, सियासतदानों को, पुलिस को, जुडिशरी को ब्लेम करते हैं। लेकिन मुंतहा बिकॉज यू आर अ लाइफस्टाइल एंड वेलनेस कोच, अगर एक रविश चल रही है, सारे लोग बुरे हैं, बड़ी नेगेटिविटी है जी माशरे में, कोई एक शख्स आपके पास आए और आपसे इनफरादी तौर पे अपने लिए एडवाइस लेना चाहे और आपसे पूछे कि मुंतहा मैं अच्छा करना चाहता हूँ, मैं सच बोलना चाहता हूँ, मैं किसी को रिश्वत नहीं देना चाहता, लेकिन लोग मुझे मजबूर करते हैं, तो आप उनको क्या टिप्स देंगी साबित कदम रहने के लिए? Sure. Let's come back to the economy of our country. सही। देखें, एक फिल्टर अप्रोच है। ये मैंने most of my life I've lived in outside Pakistan, और ये आपके ऊपर होता है कि आप कौन सी उधर की अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करें और बुरी चीज़ें ना करें, और इधर आए और अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करें और बुरी चीज़ें ना करें, और वो आपके ब्रॉटअप और अपब्रिंगिंग के ऊपर होता है, ठीक है, और एक्सपोजर के ऊपर भी होता है। Not only that, हमारी the whole economy has a filter approach. There are 100 people after $1. सही है। इस सिचुएशन में हमारे जो माइंड सेट है ना, वो आपने अपने शादी की बात की कि लोग किसी की शादी में जाते हैं तो वो अपने घर से ज्यादा खाते हैं, मतलब वो इसलिए प्लेटों में जाया करते हैं, खाते भी नहीं। हाँ, बिकॉज हमारे अंदर है कि बिकॉज थर्ड वर्ल्ड कंट्री से dearth of food is the most important thing, just our need and greed in this society. We talk about टॉलरेंस, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बर्दाश्त ये नहीं कि कोई उर्दू स्पीकिंग है तो कोई सिंधी है तो कोई, उस लिहाज से बर्दाश्त तो है ही नहीं। दूसरी तरह से हमारी सोसाइटी में बर्दाश्त नहीं है कि कोई किसी से अच्छा क्यों कर रहा है, कंपटीशन, कंपैरिजन। ये बड़ा इम्पोर्टेंट और अच्छा पॉइंट आपने पिकअप किया है कि कई दफ़ा आप रिश्वत या इस तरह की मॉरली करप्ट प्रैक्टिसेस में इसलिए पड़ते हैं क्योंकि आप कंपेयर करते हैं। अच्छा भला आपका घर चल रहा है, आपकी तनख्वाह में, लेकिन आप साथ वाले को देखते हैं जिसके यहाँ रिश्वत की रेल पे है, और आपने कहा जी उनके पास कर्टन्स भी बड़े अच्छे हैं, उनके पास गाड़ी भी नई आ गई है। कासिम, आपकी तरफ लाना चाहूंगी, ये जो हम अपनी जिंदगी को खुद ही अजियत में मुब्तला कर लेते हैं दूसरे से कंपेयर कर करके, वो कैसे खत्म करें? अच्छा देखिए, जो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन है ना,
उसकी प्रीचिंग नहीं है। हमने रिचुअल्स को बड़ा प्रीच कर दिया। दुनिया में कहा जाता है जितनी तबलीग पाकिस्तान में होती है शायद ही दुनिया में कहीं होती हो, लेकिन दुनिया में पाकिस्तान का ईमानदारी में नंबर 162वां नंबर है। हमें सोचना चाहिए कि खैर ख्वाही की बात तो की जा रही है, लेकिन उसकी स्पिरिट क्या है दीन की, वो सिखाई नहीं जा रही। और स्पिरिट ये है कि सादगी दीन है हमारा, दूसरे को हक देना दीन है, आसानियां बांटना दीन है, माफ कर देना दीन है, अपनी चादर देख के पांव फैलाना भी दीन है। आप अपनी जिंदगी को आसान रखते हैं, ये भी दीन है। आप एक ऐसे कंपटीशन से का शिकार नहीं होते जिस कंपटीशन का नतीजा कोई नहीं, रैट रेस है, जीतने वाला भी चूहा होगा। आप सादगी इख्तियार कर लेते हैं, दीन है। जब ये स्पिरिट हम इस माशरे को नहीं देंगे तो फिर ये मसले आएंगे, सबके सब वो बनाएंगे जो बनाने की जरूरत नहीं है। एक बड़ी अच्छी किताब का मैं रेफरेंस देना चाहूंगा। यानी आप कह रहे हैं कि जो स्पिरिट है आप दीन की, जो रियल एसेंस होता है, जो रियल मैसेज होता है, वो कहीं पीछे रह जाता है, और इसी की वजह से ये इतनी नफसा नफसी है कि एक दूसरे को कंपेयर करना। लेकिन मुझे ये बताएं, जैसे आपने एक तो हीरोज का हवाला दिया कासिम, ये अच्छी वैल्यूज को प्रमोट कैसे किया जाए? क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि मरूब और इम्प्रेस तो हम उसी से होते हैं जिसके पास बड़ी गाड़ी है। देखिए, ये घर तय करता है, घर का माहौल तय करता है। घर मेरे बच्चे हैं, हमने तय किया कि हम मिनिस्टर घर पे आएगा तो बच्चे जो उनसे उसको कोई खास प्रोटोकॉल नहीं देंगे, लेकिन कोई लिखने वाला अदीब और शायर आएगा तो उसको हम प्रोटोकॉल देंगे। ये घर का माहौल बताने, कहने वाले, मुतासिर करने वाले वालिदैन बच्चों को बताते हैं, टीचर्स बच्चों को बताते हैं, स्कूल्स बच्चों को बताता है, मीडिया बच्चों को बताता है। वैसे कासिम, यहाँ पे मैं आपसे आपकी बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी। आपकी बात से मैं इसलिए इख्तिलाफ करूंगी कि ये भी रवैयों की तफरीक नहीं होनी चाहिए। आपके घर में जो आया है वो आपका मेहमान है, और उसके सामने आपको मेहमान नवाजी उतनी पूरी वही प्रोटोकॉल देना चाहिए जो स्टैंडर्ड सबके लिए इज्जत बराबर होनी चाहिए। आप नहीं समझते? आप पहले ये तय कर लीजिए कि वो सबके सब सियासतदान, जिनको हम सियासतदान कहते हैं, हाँ। उनकी नीली गाड़ी और सारे स्क्वाड, सारे बंदे, उनसे हमने मुतासिर करवाना है कि नहीं करवाना। हम जरा पिछले 20-30 सालों में देख लीजिए, पाकिस्तान में तो लिटरेचर अच्छा नहीं प्रोड्यूस हो रहा, पाकिस्तान में अदब नया नहीं आ रहा, पाकिस्तान में शायरी नहीं आ रही। तो आप अगर इज्जत नहीं देंगे इन सारे प्रोफेशंस के लोगों को तो ये आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, ये जो कॉन्वर्सेशन है कि जो पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं, जो इल्म से वाबस्ता लोग हैं, उनकी वाकई बहैसियत माशरा शायद हमने उतनी इज्जत की निगाह से उनको नहीं देखा। मतलब आर्टिसंस होते हैं पूरी दुनिया में, उनके लिए वजीफे मुकर्रर किए जाते हैं, उनको स्टेट सपोर्ट करता है, उनको नवाजता है बहुत सारी चीज़ों से। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि हम सिर्फ उस शख्स को इज्जत देते हैं जिसके पास पैसा है। मैं सेल्फ वर्थ की बात करूंगी इधर। अगर हम अपनी सेल्फ वर्थ को एक्सटर्नली जो है वो इवैल्यूएट करें और गेज करेंगे, वो कभी भी हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते। जैसे आपने आर्टिस्ट की बात की, इन्होंने ऑथर्स की बात की। ऑथर्स और आर्टिस्ट आर पीपल हु हैव उन्होंने बेसिक नीड्स अकम्प्लिश कर ली हैं। जैसे वो मैस्लोस हायरार्कीज ऑफ नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंच गए, लव, कनेक्शन, कनेक्टिविटी, हंगर, ऑल दैट। वंस यू अचीव ऑल दैट, देन यू वांट टू एक्सप्लोर, यू वांट टू अपने माइंड को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने माइंड को जो है वो एक्सपैंड करने के लिए आप जो है वो क्रिएट करते हैं। और क्रिएशन डजंट कम कि आप एक बॉक्स में अंदर है और आप उसने क्या क्रिएट किया, अच्छा इसने ये क्रिएट किया, अभी इसने इतनी एग्जीबिशन की, अब मैं उससे भी ज्यादा बड़ी एग्जीबिशन। आई थिंक ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इंस्पिरेशन के लिए जब आप बाहर देखते रहेंगे आपका कप हमेशा खाली रहेगा। ये कल भी हम बात कर रहे थे। आई एम सो ग्लैड मुंताब ब्रॉट इट अप, बिकॉज़ आई एम मीटिंग लाइक, ये तो आपको पता है, आप मुझसे मिल चुकी है। आई एम मीटिंग पीपल फ्रॉम every segment of the society, और being a lifestyle coach तो जाहिर है वो मेरे पास आते हैं वेट लूज करने, न्यूट्रिशन करने, और सबसे पहले मेरे पास आते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। नहीं, what I really like is कि आपने जिस तरह कहा ना कि हम अक्सर करप्शन को, मॉरल करप्शन को एक ज़ाहिरी मसला समझते हैं, कानून से या दवा दे के उसको जो ना हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मसला काफ़ी इंटरनल है। इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि कासिम ने जाना है। तो कासिम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आज भी आपने की कि लोगों को एक तरह से
खुद का, यानी कानून आपका एहतसाब बाद में करेगा, पहले आप अपना एहतसाब कीजिए कि इतना है, बहुत कुछ है और शायद 4 साल में आ जाएगा जिसको आप आज ही कमाने की कोशिश कर रहे हैं। इस रेस में क्यों भरे हुए भाई। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम फॉर बीइंग हियर विद अस। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। वी आर गोइंग टू कम बैक एंड एक्सप्लोर दिस, जो कि मुंतहा ने यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट पिकअप किया है, सेल्फ वर्थ। अक्सर आप ज़ाहिरी फ्लैश की तरफ और सही गलत तरीके से पैसे को इकट्ठा करने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एतमाद की, सेल्फ वर्थ की कमी है। इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर मैं अकेला सही चलूंगा तो 10 लोग तो खराब चल रहा है, फिर मैं बोलूँगा नहीं यार मैं भी गलत ही चलूँ। भाई हर जगह रिश्वत देनी पड़ती है, जब भी होंगे रिश्वत देंगे तो काम होंगे। हमारी शुरू से ट्रेनिंग ही पब्लिक की ऐसी है कि बगैर रिश्वत देने के काम नहीं कराती और एक आसान रास्ता ढूंढती है किस तरीके से काम प्रॉपर तरीके से कराया तो सब कुछ पॉसिबल है, बगैर रिश्वत के हो सकता है। ऊपर जो बैठे हैं वो भी ये कहते हैं वो देने वाला दे रहा है तो क्यों छोड़ा जाए। ना चाहते हुए भी देता है, इतना ऐसे सूरत पैदा करते हैं कि उसको रिश्वत देनी पड़ती है। 10 में से किसी एक के पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है ना, अब वो पकड़ा गया है तो वो उसको खुद शॉर्टकट बता रहे हैं ना कि भाई पैसे लो मेरी जान छोड़ो। तो आप अपनी चीजें पूरी रखो, आपको किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। आवाम ही करप्ट है तो करप्शन पैदा हो ही ना। अगर आवाम देना छोड़ दे कितने दिन लोग काम नहीं करेंगे। मतलब का जितने इदारे हैं हम खुद उनको मौका फराहम कर रहे हैं और खुद देते हैं। जी जनाब, इस करप्शन के मौजू को अब ज़रा और माइक्रो यूनिट पे लेके आते हैं, यानी हमारे घरों में क्या हो रहा है। जब हम कहते हैं कि हर चीज़ की बुनियाद, उसकी तरबियत, उसकी आगही घर से मिलती है, तो आप सबको वो ज़माना याद होगा जब हमें घर के बड़ों का तो डर था ही, लेकिन हमें मोहल्लों के जो बड़े लोग होते थे, बुज़ुर्ग होते थे, उनका भी डर होता था क्योंकि उनसे हमारे पेरेंट्स की अलीक सलेक होती थी। अगर आप कभी स्कूल से देर से आ रहे हैं या अगर आप ऐसे ही लॉइटर अराउंड करते हुए गली में नज़र आए तो आपको एक खौफ होता था, एक झिझक होती थी कि कोई देख लेगा, अम्मी अब्बू को बता दिया जाएगा। अब ये हमारे माशरे का हाल हो गया है कि आप 10-10 साल, बड़े शहरों की मैं बात कर रही हूँ, 10 साल 12 साल एक मोहल्ले में, एक घर में रह के वहाँ से मूव शिफ्ट करते हैं और आपको ये पता भी नहीं होता कि आपके अड़ोस पड़ोस में कौन रह रहा था। विद इन द हाउस आ जाइए तो एक ज़माना था आप अपने बच्चों को अगर ये सीख दे रहे हैं कि कोई प्रिवेसी नाम की चीज़ नहीं होती, दरवाजे बंद करके बैठो, कमरों में मत बैठा करो, हम साथ बैठ के खाना खाएंगे, अब ये रिवायतें भी ख़त्म होती चली जा रही हैं। सो एज इंडिविजुअल एज वी बिकम एज पीपल, मेरे ख्याल में वो जो हमारा ह्यूमन कनेक्शन है, दैट सेंस ऑफ कम्युनिटी है, जो हमारी एक मॉरल वैल्यूज़ एज अ सोसाइटी हो सकती थी, वो भी डाइल्यूट हो रही हैं। हुमा, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? बिल्कुल ऐसा ही है सिद्रा। असल बात ये कि हम अगर मुल्क के हिसाब से देखें तो हमें नजर आता है ना कि जो वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स है वो बताते हैं कि पाकिस्तान में हमेशा जब भी मिलिट्री गवर्नमेंट रही, करप्शन का रेशो कम रहा। क्यों रहा? सख्ती, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, विजिलेंस, डर। तो ये डर चाहे मुल्क के लेवल पे हो, सोसाइटी, नेबरहुड या फैमिली, तब जाके चीजें ठीक चलती हैं। आपको ये बात बड़ी अजीब सी नहीं लगती हुमा कि आजकल जो इतने केसेस चल रहे हैं एहतसाब की और इधर उधर की बात हो रही है, कोई ये नहीं कह रहा कि जी मैंने गलती नहीं की या मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ। आप कह रहे अरे मुझे क्या कह रहे हो, तुमने खुद इतना कुछ किया। तो देखिए ना, हर कोई एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कम से कम ये बात तो निकलनी शुरू हुई कि हम एक दूसरे की तरफ उंगली तो उठा रहे हैं कि हमने ये सारा कुछ किया, तो ये भी एक निशानी है कि मे बी हम इस चीज से निकल आए। लेकिन अगर आप एक चीज और देखें कि वो जो एक शर्मिंदगी जो आपने कही ना बात के पहले, एक फैमिलीज में ये होता था या घरों में, तो शर्मिंदगी होती थी किसी के घर में कोई चीज जो उसके लाइफस्टाइल से हटके हो, अगर वो आ जाए तो उसको 100 दफा सोचना पड़ता था कि मैं अपने पड़ोसी को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने बच्चों को क्या जस्टिफाई करूंगा। अगर अंगूठी आ गई है किसी तरह, वो उसको पहनने में झिझक हो रही है कि कहीं जाऊंगा तो लोग क्या जस्टिफिकेशन क्या है। लेकिन मनता आप तो यू सी द अदर साइड एज वेल, यानी लोग अपने प्राडास के, लुई वुइटन के बैग्स शो ऑफ कर रहे हैं और चोरी ऊपर से सीना जोरी जी किया, तो क्या ये एक ही दफा जिंदगी मिलती है? मेरे स्टूडियो में मैंने एक टेबल रखी हुई है साइड पे, क्योंकि वो बैग्स इतने एक्सपेंसिव हैं कि वो जमीन पे नहीं रखे जाते, तो वो सब टेबल पे डिस्प्ले होते हैं। एक मूवी में नहीं होता बैगवती अलग कुर्सी है उस पे बैठती है बैगवती। पर लेकिन यू नो मैं जैसे आपसे अभी डिस्कस कर रही थी,
competing with people and comparing with people on basis of material gains जो है वो endless है, उसकी कोई मतलब खत्म फिनिश लाइन ही नहीं है। मतलब कोई आपसे ज्यादा खूबसूरत होगा, कोई आपसे ज्यादा अमीर होगा, कोई आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, आप अपने आप को देखें, आपका पर्पस क्या है। सही। 99% ऑफ द पीपल हियर उनका पर्पस है पैसा कमाना। तो अगर हमारा पर्पस पैसा कमाना है तो वो चाहे करप्शन से हो या वो ईमानदारी से हो, वो हम कमाएंगे। अगर मेरा पर्पस है ह्यूमैनिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, इंप्रूविंग हेल्थ, तो मैं तो अगर मेरे पास ट्रेनर्स नहीं है तो मैं हुनर कम भी जाके उधर से अगर आपका इतना बड़ा एम नहीं भी है, यानी इवन इफ यू टॉकिंग अबाउट एक्सीलेंस, जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है, इतनी लगन जितनी हमारे माशरे में पैसा कमाने की, इतनी लगन, इतनी जुस्तजू हमने कभी इल्म हासिल करने की तो नहीं देखी। बिल्कुल कि मतलब इसमें मुकाबला नहीं कि कोई मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल क्यों है, कोई मुझसे ज्यादा मेहनती क्यों है, कोई मुझसे ज्यादा ईमानदार क्यों है। जो पॉजिटिव थिंकिंग है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपको बताऊं, ये ऐसे अगर कोई सक्सीड करता है ना, स्पेशली अ वुमन इन आवर सोसाइटी, उनको ये बोलते हैं oh she is successful because she wears this clothes, वो सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि वो खूबसूरत है। अरे भाई वो कब तक चलेगी खूबसूरती? बड़े शैलो चीजों पे। वंस अगेन अगर आपको मैं ये पूछूं कि ये तो चले माशरे की हमारी रिवायतें हैं, जो यंग लोग हैं, जैसे कहते हैं ना कि हर दफ़ा एक साइकिल आपका आता है, इवन अगर आप सनतकारों की तरफ देखें, एक जनरेशन बड़ी मेहनत करती है, फिर एक स्लैक ऑफ करती है, फिर एक दोबारा रिवाइवल होता है व्हेन पीपल वांट टू डू मोर। जो यंग लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान की यूथफुल पॉपुलेशन, क्या उनमें ये अवेयरनेस, क्या अवेकनिंग आ रही है? बिल्कुल है सिद्रा, ये सबसे पॉजिटिव साइन है कि इस वक्त हम देखते हैं कि पाकिस्तान की आबादी में ज्यादा तनासुब नौजवानों का है। वो खुद परेशान है, उनको पता है कि उनके बड़ों ने जो मसाइल पैदा किए उसकी वजह से उनकी जनरेशन सफर करेगी। और वो इस बात की तरफ जरूर आ रहे हैं, जो आपने बात की सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की भी, जो आपने बात की कि खुद एक स्किल बेस माहौल को कैसे क्रिएट किया जाए। कि हमसे जो पहले वाली जनरेशन थी, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन, उनकी ज़िंदगी में लॉन्जिटिविटी बहुत मैटर करती थी कि जी पेंशन प्रोग्राम हो, घर बना लें। आज की जनरेशन एक्सपीरियंसेस पे बिलीव करती है और वो सही को सही, आप देखें जरा सा कहीं पे कोई गलती होती भी आपको नजर आए, कोई सरकारी दफ्तर में या एयरपोर्ट पे, तो फौरन लोग मोबाइल निकालते हैं और मॉरल पुलिसिंग शुरू करते हैं। वो तंग आ चुके हैं। ये जो हम पे एक छाप लग चुकी है करप्ट होने की, रिश्वत लेने की, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की आबादी, जो पिछली जनरेशन ने जो किया सो किया, हम इसको कैसे एक्सपोज करें। अब उनको पता है कि हर हाल में हमें सफर करना है, तो ठीक है इसको एक्सपोज करो। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज, शुक्रिया। मुझे कहा जा रहा है कि